नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का सबसे पहले पढ़ा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से प्रश्न लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका नाम है वर्ण। आप सभी जानते हैं कि वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम नोट्स के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इसी प्रकार के और अधिक जानकारी युक्त वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। आइए अभी शुरुआत करते हैं हम वर्ण के बारे में। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई है हिंदी भाषा की वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 44 और हिंदी बाल पोथी में 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। अब जैसा प्रश्न पूछा जाए, अगर हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए तो 44, हिंदी बाल पोथी के अनुसार 49 और देवनागरी हिंदी लिपि के अनुसार 52। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना इनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। आप सभी जानते हैं कि अ जो सबसे पहला वर्ण है हिंदी वर्णमाला का, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और बाकी आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 हुए स्वर और मात्राएं हुई उनकी 10। नोट: अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आइए अब पढ़ते हैं हम स्वर के भेदों के बारे में। सबसे पहला भेद है ऋस्व स्वर। इसको हस्व नहीं पढ़ करके ऋस्व, ये यहाँ पर री है नीचे, इसलिए ऋस्व स्वर है। ऋस्व स्वरों की संख्या है 4 हिंदी में। अ, ई, उ, री, ये 4 जो वर्ण हैं वो ऋस्व स्वर कहलाते हैं, और इनको लघु, मूल या रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है स्वरों का दीर्घ स्वर। आ, ई, ए, आई, उ, ओ, औ, इनकी संख्या है 7। इनको गुरु, संधि या यौगिक स्वर भी कहा जाता है। अब वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं अभी। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर के स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, वो हमने पहले पढ़ लिया है, वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या है 33। हमने स्वरों की संख्या पढ़ी 11, व्यंजन होते हैं 33। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। व्यंजन के भेद: इनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जो व्यंजन है वो कौन से वर्ग में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। ये क से म तक, क, च, ट, त, प, ये 5 जो वर्ग है, इनके 5-5 वर्ण मिला करके जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आएंगे। दूसरा वर्ग है यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब यहाँ पर देखिए, पहले इनके उदाहरण य, र, ल, व, इनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन, मुख से गर्म हवा निकलती है जब ये वर्ण बोलते हैं तब हम, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श, स, स, ह, इनकी संख्या है 4। टोटल मिलाकर ये हो गए 33 व्यंजन। ओके, अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। मतलब वे वर्ण, परिभाषा देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। भले फिर चाहे वह जीभ हो, तालु हो, दांत हो, मतलब मुख के कोई भी 2 भाग अगर आपस में स्पर्श करते हैं तो वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन होंगे। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये हो गई स्पर्श व्यंजन। दूसरा प्रकार है व्यंजन का अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर
या मध्य में रहने वाला, मतलब बीच में रहने वाला। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, मतलब जो श्वास है वो मुंह के द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करेगी, तो ऐसे व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 4 है और उदाहरण हमने पहले ही पढ़ रखा है, य व र ल। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म, जैसा पहले बताया आपको। ऊष्म यानी जो उष्ण है, गर्म है। तो इनकी परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, मतलब मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, स स स और ह। अब है संयुक्त। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए, मतलब जिसमें कम से कम 2 वर्ण मिले हुए होंगे, ऐसे वर्णों को संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, तो जैसे स्थानिक आंचलिकता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई इसको छ पढ़ता है, कोई इसको क्ष पढ़ता है। तो इसका सही उच्चारण होगा क्ष, जिसमें पहले क और उसके बाद स, तो उच्चारण इसका क्या हो जाएगा, क्ष। इसी प्रकार त्र, त प्लस र, ज्ञ, इसको ज्ञ पढ़ते हैं, बट इसका सही उच्चारण होगा ज्ञ, तो ज और य, ज्ञ। श्र, स सलजम और र, तो इसमें इनका जो विच्छेद करने के बाद, इनको तोड़ने के बाद पूछा जाता है कि इसमें क और स सलजम वाला लिख देंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर श्र में स षटकोण लिख दिया और र लिख दिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अब बात करते हैं शब्दकोश की। क्ष, यहाँ पर क, ख, त्र में त, थ, ज्य में ज, झ, श्र में स, स। तो ये जो पहले वाले हैं वो इनमें शामिल होते हैं, दूसरे वाले शामिल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अयोगवाह वर्ण की। वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। बिल्कुल आसान है इनकी परिभाषा। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अंग, अंग को न तो हमने स्वर में लिया न व्यंजन में, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और अह, ये विसर्ग होता है, इसको स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल नहीं करते हैं। तो ये 2 जो है वो अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। अंग, अह, अंग को देखो एक बिंदी और ये चंद्र बिंदु, अह विसर्ग लगाया हुआ है अ के बाद, कंग, कंग, कह, क, ह, इस प्रकार। अब है उत्क्षिप्त वर्ण। इसका प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। अर्थ क्या है इसका, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे की ओर गिरती है। मूर्धा मतलब ऊपर के भाग को, यहाँ दांतों के जस्ट पीछे जो ऊपर का भाग है उसको स्पर्श करते हुए बिल्कुल नीचे की ओर जब जीवा यानी जीभ गिरती है तो उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे ड, इसको आप पढ़ेंगे ड, और उसके बाद ढ़, इसको ढ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ढ़, मतलब जीवा को ऊपर से नीचे की ओर गिराना है आपको। नियम 1 है इसका, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे ये देखिए डमरू, तो इसको डमरू नहीं लिखा हमने, डमरू लिखा। इसी प्रकार ढोलक, ढोलक नहीं लिखा। डलिया, ढक्कन, डाली। इस प्रकार जब ये जो वर्ण है उत्क्षिप्त वर्ण, ये शब्द के सबसे पहले आएंगे तो इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्या नियम है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। इस प्रकार देखिए उदाहरण इनके, पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल इत्यादि। मतलब उत्क्षिप्त वर्ण के पहले यदि कोई आधा व्यंजन आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। उपर्युक्त यानी ऊपर जो ये दोनों नियम पढ़े हमने, इनके अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। अब बात करेंगे हम रकार, रैफ या र संबंधी नियमों की। दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। रकार, रैफ या र संबंधित नियम। अब रैफ का मतलब क्या होता है, नियम 1 है इसका, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया जाता है तो र को
उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ कर्म में र के पहले क आया है, तो यदि र के पहले ये क्या लिखा हुआ है कि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया गया है र को उसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ र जो है वो म के पहले आया है, ठीक है, तो इसलिए म जो व्यंजन है तो इसके ठीक ऊपर लिख देंगे हम र को। इसी प्रकार धर्म में वर्ण में न के पहले र आया है, दर्शक, स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद इत्यादि, इन सब में देखिए आप र जो है वो व्यंजन के पहले आया है, इसलिए जो व्यंजन है उसके ऊपर ही इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ जब हम रैप की बात कर रहे हैं तो आधे र की बात हो रही है, ये बात ध्यान से समझ लेंगे आप। दूसरा नियम है इसका, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर र से पहले व्यंजन आना चाहिए, तो ये जो र है इस र से पहले प आया तो प्र हो गया। इसी प्रकार प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता, तो र के पहले अगर व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे यहाँ इस प्रकार र के रूप में लिखेंगे। और तीसरा नियम है कि ट वर्ग में र को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र में ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, षड्राग, षड्रस इत्यादि, तो यहाँ पर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, इनके साथ जब र का प्रयोग होगा तो बिल्कुल नीचे इस प्रकार र को लिखा जाएगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वर्ण के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी और आपको ये समझ भी आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आगे की क्लास में इसी प्रकार की जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण नोट्स के लिए आप तैयार रहिए। जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।